नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्य हुंकार। मैं आपके साथ सत्यपाल। भ्रष्टाचार की अनंत कथाओं में से एक अगर इस कथा को आप सुनेंगे तो यकीनन आपको यकीन हो जाएगा कि फरीदाबाद में भ्रष्टाचार चरम पर है। कहीं 200 करोड़ के भ्रष्टाचार की बात होती है तो कहीं हजारों करोड़ के भ्रष्टाचार की बात होती है। आज जो मैं इस कहानी को आपको बताने वाला हूं, ये लगभग 400 करोड़ के भ्रष्टाचार की कहानी की गवाही देता है। अगर मैं बात करूं भ्रष्टाचार विरोधी मंच के अध्यक्ष वरुण सौकंद के द्वारा बुलाई गई उस प्रेस कॉन्फ्रेंस का, बाबा राम केवल के साथ जिस तरह से प्रेस कॉन्फ्रेंस में QRG हॉस्पिटल के ऊपर सवाल खड़े किए गए, जिस तरह की कहानी की पटकथा को बताया गया, जिस तरह के सबूत पेश किए गए, निश्चित रूप से कई 100 करोड़ों के भ्रष्टाचार की कहानी की गवाही देता है। दोस्तों, यकीन मानिए, इतने लंबे समय तक चला ये भ्रष्टाचार का खेल, इतने सारे अधिकारियों के बीच में घूमता हुआ ये भ्रष्टाचार का जाल और जंजाल इस बात का प्रमाण है कि ना कि फरीदाबाद के अफसर, फरीदाबाद के विभाग भ्रष्टाचार के दोषी हैं, बल्कि इनके पीछे उन राजनीतिक आकाओं का भी हाथ है जो आकट इस भ्रष्टाचार में डूबे। अगर मैं वरुण सौकंद के प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से बताई गई जानकारियों की चर्चा करूं तो आप हैरान हो जाएंगे, और जब इस कहानी को सुनेंगे तो आपको लगेगा कि शायद कानून नाम की चीज, व्यवस्था नाम की चीज, जांच नाम की चीज, नियम और कानून पर बात करने की कानून नाम की चीज शायद फरीदाबाद के प्रशासन में नहीं है। बात शुक्रवार की है। शुक्रवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। वरुण सौकंद जो भ्रष्टाचार विरोधी मंच चलाते हैं और उनके साथ सहयोगी हैं बाबा राम केवल, इन्होंने NIT के एक गोल्फ कोर्स में प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसमें क्या दस्तावेज पेश किए। उन्होंने बताया कि QRG सेक्टर 16 जो हॉस्पिटल 5 एकड़ की जमीन पे बना हुआ है, ये जमीन 30/5/1978 को विवेकानंद आश्रम को दी गई थी और सरकार ने नियमों के तहत ये लिख करके दिया और ये बताया कि हरिजन रेजिडेंशियल स्कूल एंड सोशल डेवलपमेंट सेंटर को चलाने के लिए दी जाने वाली इस जमीन को ना तो बेचा जा सकेगा, ना ट्रांसफ़र किया जा सकेगा, ना किराए पे दिया जा सकेगा। लेकिन इन शर्तों के बावजूद भी इस जमीन को कई बार बेचा गया, किराए पे दिया गया, इसको रिज्यूम किया गया, इसके बाद फिर दोबारा किसी और मत के लिए इसको दिया गया, और ये सारा खेल चलता रहा। विभागों में, दफ्तरों में फाइलें इधर से इधर चलती रहीं और इस जमीन को बदला जाता रहा, और अंत में आज इसके ऊपर QRG हॉस्पिटल के नाम से एक बड़ी बिल्डिंग खड़ी है। नियम और शर्तों को ताक पर रखकर बनाई गई ये बिल्डिंग, हड़पी गई ये जमीन 400 करोड़ से ज़्यादा की बताई जाती है। वो आगे बताते हैं कि आज वह कोई भी सोशल डेवलपमेंट नाम का काम नहीं कर रही है, जबकि उसे सोशल डेवलपमेंट के लिए दिया गया था, बल्कि इस जमीन पर व्यवसायीकरण कर दिया गया है, जबकि उसे मना किया गया था। इसमें कई बार खरीद फरोख्त की गई। इस जमीन की लीज डीड 17/3/1980 जो आप देख रहे हैं मेरे पीछे, 17 मार्च 1980 को की गई, जो कि स्वामी प्रकाशानंद विवेकानंद आश्रम सेक्टर 16 हुड्डा के बीच में जो है उसके लिए दी गई थी। इसमें नियम शर्तों में यह साफ किया गया था कि ना तो यह जमीन किसी को बेची जा सकती है और ना ही आगे लीज पर दी जा सकती है। लेकिन विवेकानंद आश्रम ने 2 साल बाद ही रजिस्टर्ड डीड 11/4/1990, उन्होंने डीड का हवाला भी दिया, डीड की कॉपी भी दी है, 11/4/1990, और
18/5/1990 को ये ज़मीन आगे लीज पर दे दी और लीज पर लेने वाले थे जीवन सिंह। ये दोनों लीज की कॉपियां आप देख रहे हैं। मामला यहीं नहीं रुका। मैनेजमेंट ने 5/84 से 5/93 तक ग्राउंड रेट भी नहीं जमा किया, जो कि 11,450 रुपये बनता था। ऊपर से इन्होंने रामाकृष्ण पब्लिक स्कूल के नाम से एक स्कूल खोल दिया, हरिजन रेजिडेंशियल स्कूल एंड सोशल डेवलपमेंट सेंटर के बजाय, जिसकी वजह से 13/7/1993 को यह प्लॉट रिज्यूम करने के ऑर्डर स्टेट ऑफिस फरीदाबाद ने कर दिए। इन सारे ऑर्डरों के बाद भी इस जमीन से सरकार कब्जा न ले सकी। 1997 में MCF ने हुड्डा से सेक्टर 16 टेक ओवर कर लिया, लेकिन नियम और शर्तों में यह साफ था कि सेक्शन ऑफ बिल्डिंग प्लान एंड कमिश्नर सर्टिफिकेट इस सेक्टर का हुड्डा द्वारा ही दिया जाएगा, यानी हुड्डा ही उसका सर्टिफिकेट देगा। लेकिन सर्टिफिकेट जो हासिल किया गया वो भी MCF से किया गया, यानी यहाँ भी नियमों को दरकिनार किया गया। वरुण जी बताते हैं कि 5 एकड़ जमीन रिज्यूम करने के बजाय इसे फिर से 11/7/2003 को HSVP के अधिकारियों के साथ मिली भगत करके इसी जमीन पर 89th मीटिंग में डेंटल कॉलेज और हॉस्पिटल चलाने की परमिशन दी गई कि अब यहाँ एक डेंटल कॉलेज बनाया जाना चाहिए, और इसमें एक्सटेंशन फीस भी नहीं ली गई, जो कि 1991 से लेकर के 2003 तक पेंडिंग थी, जो करोड़ों रुपए में बनती थी। ना कि ज़मीन को बंदरबांट करते हुए, ना कि ज़मीन के ऊपर नियम और कानूनों को ताक पर रखते हुए उस ज़मीन को प्राइवेट लोगों के हवाले या प्राइवेट काम के लिए या व्यावसायिक गतिविधियों के लिए दे दिया गया, बल्कि इस ज़मीन पर लगने वाले टैक्स, मिलने वाले रेवेन्यू को भी नज़रअंदाज किया गया और पूरा का पूरा सरकार को नुकसान पहुंचाया और बंदर बांट करके इन अफसरों ने खूब सारे पैसे बनाए। 2009 में ऊपर से अस्पताल ने कंप्लीशन सर्टिफिकेट नगर निगम से हासिल कर लिया, जबकि इसे HSVP से किया जाना चाहिए था। सारे नियमों को ताक पे रखा गया। 2 दिसंबर 2010 को पूरे RTI से लिए गए दस्तावेजों के आधार पर ये बात रखी गई और ये बताया गया तारीख और साथ में सारे के सारे दस्तावेज सबूतों के साथ 2/12/2010 को और 8/6/2013 को हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण की सर्वे टीम ने 2 बार साइट का सर्वे किया और वहाँ पाया कि ना तो उन्होंने रेजिडेंशियल हरिजन रेजिडेंट स्कूल बनाया और ना ही डेंटल कॉलेज की परमिशन ली, बल्कि उन्हीं की जगह 450 बेड का अस्पताल बन करके तैयार हो गया। ऊपर से सारी ज़मीन QRG के नाम कर दी गई। एक तरफ से सरकार के साथ 400 करोड़ का फ्रॉड किया, वहीं दूसरी तरफ सारे नियम और शर्तों का उल्लंघन किया और इसमें किसी तरह का स्टाम्प ड्यूटी भी नहीं दी गई जो करोड़ों में बनती है, यानी सरकार को रेवेन्यू का बड़ा लॉस भी पहुंचाया गया, जिसकी वजह से 4/7/2013 को मेमो नंबर 1,16,206 के हिसाब से ये प्लॉट रिज्यूम किया गया था। पूरी की पूरी कहानी को जब आप समझेंगे तो ये पाएंगे कि नीचे से लेकर के ऊपर तक और हर एक विभाग इस पूरे के पूरे भ्रष्टाचार का दोषी है, लेकिन जांच नहीं होगी, कार्रवाई नहीं होगी, भ्रष्टाचार विरोधी होने के दावे किए जाएंगे, सरकार के द्वारा जीरो टॉलरेंस की बात की जाएगी और नारा दिया जाएगा कि मनोहर लाल भ्रष्टाचार का काल। लेकिन इतने बड़े भ्रष्टाचार पर सरकार की चुप्पी, यहाँ के नेताओं की चुप्पी इस बात के प्रमाण देती है कि कहीं ना कहीं यहाँ के नेताओं के और सरकार के, यहाँ के सारे विभागों के, बड़े अफसरों के इस भ्रष्टाचार में संलिप्त होने के प्रमाण हैं। इस ऑर्डर के खिलाफ सोसाइटी ने फिर अपील कर दी। 2/8/2013 को सुप्रा दहिया जो एडमिनिस्ट्रेटिव डायरेक्टर हुआ करती थी हुड्डा के पास, और इन्होंने 100% इनको अनुचित लाभ पहुंचाया और अपने ही स्टेट ऑफिसर द्वारा दिए गए सर्वे को झुठला दिया
और 14 जनवरी 2014 को एक ऑर्डर पास किया जिसमें रिजेप्शन ऑर्डर को सेटिसाइड कर दिया गया। इसके बारे में बाद में इनके खिलाफ डिपार्टमेंटल भी लिखा गया और इस अपील में यह साफ लिखा हुआ था सोसाइटी द्वारा ना तो यह क्यूआरजी के नाम से कोई हॉस्पिटल चल रहा है और ना यहाँ इस तरह का कोई काम करने जा रहे हैं। इससे यह साफ पता लगता है कि एडमिनिस्ट्रेटर हुड्डा इसमें संलिप्त था। इस रिपोर्ट के बाद भी कोई कार्रवाई का नहीं होना, इसमें आगे एडमिनिस्ट्रेटर हुड्डा विजेंद्र सिंह और टीसी गुप्ता ने भी आपत्ति जताई थी। सोसाइटी ने इसके कुछ महीने बाद ही 22 जनवरी 2015 को रिप्रेजेंटेशन मुख्यमंत्री हरियाणा सरकार को दी। उसमें साफ लिखा कि हम 239 करोड़ 98,08,921 रुपये 30 जनवरी 2000 तक खर्च कर चुके हैं और सभी डॉक्टर्स को अपॉइंट कर चुके हैं, जिससे साफ पता चलता है कि 2013 के रिजेप्शन ऑर्डर को निरस्त कराने के लिए सुप्रभात दहिया ने इनसे झूठ बोला था। एक एडमिनिस्ट्रेटिव डायरेक्टर भी अगर इस तरह की संलिप्तता में पाई जाती हैं और उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती तो यकीनन ये बड़े भ्रष्टाचार को, बड़े आकाओं की संलिप्तता को दर्शाता है। लेकिन इसमें फिर साठगांठ और भ्रष्टाचार करके, उच्च स्तर कर फ्रॉड करके अथॉरिटी की 111 मीटिंग में 111 नंबर की मीटिंग में रिज्यूम करके ऑक्शन नीलामी करने के बजाय इस जमीन को, जो कि अब हॉस्पिटल बन चुकी है, जो अब क्यूआरजी के नाम से हॉस्पिटल चल रहा है, बिना एक्सटेंशन फीस लिए कौड़ियों के भाव में रिलोकेट कर दी गई। 16/8/2016 के ऑर्डर के तहत यह गौर देने वाली बात है। वरुण ने बताया कि अलॉटमेंट नहीं होनी चाहिए थी क्योंकि ऐसी कोई पॉलिसी नहीं थी और ये डिसाइड हुआ कि फ्रेश अलॉटमेंट के रेट चार्ज कर दिए जाए। उन्होंने फ्रेश अलॉटमेंट कर दी। उसमें जो मेन पॉइंट था वो एक्सटेंशन ऑफ द लीज पेंडिंग था और उसे साइलेंट रखा गया। इसमें फिर स्टाम्प ड्यूटी की भी चोरी की गई क्योंकि जब फ्रेश अलॉटमेंट हुई तो यह तो फ्रेश लीज डीड बनती या फिर रजिस्ट्री की जाती, जिससे करोड़ों के स्टाम्प ड्यूटी लगती, जो कि अफसरों की मिलीभगत से सोसाइटी ने चोरी कर ली और सरकार को बड़ा घाटा पहुंचा दिया। इसमें सबसे बड़ा गोलमाल हुआ वो ये है कि अथॉरिटी मीटिंग से पहले चंडीगढ़ के अधिकारियों ने फरीदाबाद हुड्डा के अधिकारियों से इस जमीन के बारे हिसाब किताब में नो ड्यूज सर्टिफिकेट नहीं मांगा, जबकि उन्हें नो ड्यूज सर्टिफिकेट मांगना चाहिए था और अपने ही लेवल पर भ्रष्टाचार की वजह से जमीन रीअलॉट कर दी बिना पहली लीज कैंसिल किए। अब आप ही बताइए, बिना पहली लीज को कैंसिल किए रीलोकेट कैसे किया जाता है, कैसे किया जा सकता है, कैसे उसको दोबारा से अलॉट किया जा सकता है? अगर सब कुछ पुराना माफ़ कर दिया या फिर एप्लीकेबल नहीं था और फ्रेश अलॉटमेंट कर दी तो फिर फ्रेश अलॉटमेंट को रजिस्ट्री क्यों नहीं की गई? सबसे बड़े सवाल खड़े होते हैं। उसके बाद रेट अप्रूव होने थे, नक्शे अप्रूव होने थे, लेकिन जोनिंग अराइज होती तब रेट अप्रूवल होते, नक्शे अप्रूवल कराने गए तो पता चला कि एक्सटेंशन फीस जो 1978 से शुरू हुई थी वो भरी ही नहीं है, तो उस पर ब्याज लगा करके एक्सटेंशन फीस करोड़ों में बन गई थी। इन्होंने ना तो लीज कैंसिल कराई, ना ही लीज को बदला और फ्रेश अलॉटमेंट कर दी जो लीगल नहीं थी। इन सारे तथ्यों को रखने के बाद भी जांच के नाम पर इस पर क्या कार्रवाई होगी? क्या वास्तव में इस सारे के सारे भ्रष्टाचार को जीरो टॉलरेंस की कहावत के साथ भ्रष्टाचार का काल बनेंगे मनोहर लाल? सवाल सबसे बड़े खड़े होते हैं। क्या जीरो टॉलरेंस की बात करने वाली भाजपा सरकार इतने बड़े घोटाले पर सीबीआई की मांग करने वाले वरुण शौकंत की इन सारी रिपोर्टों पर गौर करते हुए एक बार फिर बड़ी जांच बिठा करके इस भ्रष्टाचार का पर्दाफाश करेगी? क्या जीरो टॉलरेंस की बात करने वाली भारतीय जनता पार्टी की सरकार, इनके बड़े बड़े नेता इस बड़े भ्रष्टाचार पर कार्रवाई करते हुए उस जमीन को क्यूआरजी से वापस ले लेंगे?
या छोटा मोटा जुर्माना लगा करके इस क्यूआरजी को, इस हॉस्पिटल को दे दिया जाएगा। 2016 से लेकर 2020 तक इस अस्पताल की रेगुलाइजेशन नहीं की गई, क्योंकि एक्सटेंशन फीस के बारे में 16/8/2016 के ऑर्डर में इसका जिक्र नहीं था, अथवा इसे छुपाया गया। अस्पताल के मालिकों को अनुचित लाभ देने के लिए क्यूआरजी सोसाइटी ने 16/12/2019 को कंप्लीशन फाइल के लिए एप्लीकेशन लगाई, जो 8 जनवरी 2020 को रिजेक्ट कर दी गई, क्योंकि उन्होंने एक्सटेंशन फीस और ग्राउंड रेट नहीं दिया था। क्यूआरजी सोसाइटी ने 13 मार्च 2020 को एक्सटेंशन फीस माफ़ करने के लिए फिर एप्लीकेशन लगाई, क्योंकि उस समय आईएएस AK सिंह प्रिंसिपल सेक्रेटरी बन चुके थे। अब ये आईएएस AK सिंह का प्रिंसिपल सेक्रेटरी बनना, दोबारा से एक्सटेंशन फीस माफ़ करने की एप्लीकेशन लगाना, कहीं ना कहीं मिली भगत को बढ़ावा देता है, उसकी तरफ इशारा करता है। प्रिंसिपल सेक्रेटरी बनने के बाद जिन्होंने 27/7/2016 की मीटिंग का हवाला दिया था, तथा वर्थली PSTCP चंडीगढ़ ने 20/10/2020 को अरबों रुपए की एक्सटेंशन फीस माफ़ कर दी। पहली बार एप्लीकेशन लगाई गई, माफ़ी नहीं मिली। जैसे ही आईएएस AK सिंह प्रिंसिपल सेक्रेटरी बनते हैं, उसके बाद दोबारा से एप्लीकेशन लगाई जाती है और एक्सटेंशन फीस को माफ़ कर दिया जाता है। लेकिन उन्होंने भी अपने ऑर्डर में लिखा कि सोसाइटी की सारी शर्तें जो 2016 के ऑर्डर में थीं कि अनुपालना करनी पड़ेगी। लेकिन क्योंकि ये ऑर्डर तर्कसंगत नहीं थे, स्टेट ऑफिसर ने फिर भी अपने विवेक का इस्तेमाल करते हुए चीफ एडमिनिस्ट्रेटर हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण पंचकुला को इसके बारे में बताया, और 20/10/2020 को जो ऑर्डर पास किए गए थे उसके लिए पूछा कि क्या इनकी पालना की जाए या फिर इसके खिलाफ पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट में चैलेंज किया जाए, जिसका जवाब यह आया कि इसे इम्प्लीमेंट किया जाए। वरुण ने बताया कि इसे इम्प्लीमेंट इसलिए किया गया क्योंकि ऊपर से लेकर नीचे तक सब के सब भ्रष्ट हैं और सब मिले हुए हैं और इस सोसाइटी को अनुचित फायदा पहुंचाना चाहते हैं और जो पहुंचा चुके हैं। इतने बड़े आरोपों के बाद भी, इतने सारे सबूतों के बाद भी अगर कार्रवाई नहीं होती, अगर बड़े स्तर की जांच नहीं लगाई जाती, तो इस बात को नकारा नहीं जा सकता कि हरियाणा की सरकार भ्रष्टाचार के प्रति जीरो टॉलरेंस की जो बात करती है वो निराधार है, वो बेकार है, वो झूठा है। 16/8/2016 को इनको जो अथॉरिटी ने रेगुलाइजेशन की परमिशन दी, उसमें कुछ नियम और शर्तें भी थी, जिसमें ना तो ये किसी को ट्रांसफ़र और या प्लॉट को बेच नहीं सकते थे और इनको रियायती दरों पर गरीब लोगों का इलाज मुहैया कराना था। लेकिन क्या आज आप देखते हैं क्यूआरजी में गरीबों का इलाज होता है, जिसमें इन्हें 30% नॉर्मल हॉस्पिटल चार्जेज, 20% फंक्शनल बेड चार्जेज और 20% लोगों की OPD फ्री करनी थी, जो कि इन्होंने कभी भी नहीं की। और प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया गया कि इनको एक कमेटी बनानी थी जो अस्पताल के कामकाज और लेन देन को देखती, जिसके सदस्य एक हेल्थ डिपार्टमेंट से, एक हुड्डा डिपार्टमेंट से और एक डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से होना चाहिए था, जो आज तक अमल में नहीं लाया गया। और इसमें एक शर्त और थी कि इन्हें हरिजन रेजिडेंशियल स्कूल एंड सोशल डेवलपमेंट सेंटर को भी चलाना था, जो आज तक नहीं चलाया गया है। यानी बहुत सारे दिशा निर्देश, बहुत सारे नियम कानूनों को ताक पर रखकर चल रहा ये व्यावसायिक हॉस्पिटल आज भी सीना ताने खड़ा हुआ है और चल रहा है। सारे सबूतों के बाद भी कार्रवाई की मांग करते हुए वरुण सकंद और बाबा राम केवल प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, पूरे शहर की मीडिया को ये बताते हैं कि भ्रष्टाचार का इससे बड़ा उदाहरण नहीं हो सकता। लेकिन विभागीय अफसरों के, राजनेताओं के कानों पर जू नहीं रहती। इससे बड़ा भ्रष्टाचार का कोई उदाहरण और हो सकता है क्या? 200 करोड़ के भ्रष्टाचार में जिस तरह की कार्रवाइयाँ हुई, जिस तरह की लीपापोती करके ठेकेदार को और 1-2 अधिकारी को उठा के बंद करके ये बताने की कोशिश हुई
कि हम जीरो टॉलरेंस पर बात करते हैं, आज इतनी बड़े इस भ्रष्टाचार पर चुप्पी साधना क्या इस बात का प्रमाण नहीं है कि फरीदाबाद में भ्रष्टाचार चरम पर है? स्मार्ट सिटी की बात करें, स्मार्ट सिटी के द्वारा चलने वाले कामों की बात करें, पैसा खूब आ रहा है, सेंट्रल गवर्नमेंट से भी पैसा आ रहा है, स्टेट गवर्नमेंट से भी पैसा आ रहा है, नगर निगम का भी बजट अच्छा खासा है, लेकिन काम आगे आगे होते हैं, पीछे पीछे खत्म हो जाते हैं। भ्रष्टाचार का अड्डा बन चुका है ये फरीदाबाद। इस बात को मैंने कई बार गंभीरता से कहा और इससे बड़े प्रमाण शायद हो नहीं सकते। आगे वरुण सुकंद और बाबा राम केवल ने इस पूरे प्रकरण को सीबीआई की जांच कराने की मांग की है। उन्होंने सभी विभागों को शिकायत और पत्र भी लिखे हैं, लेकिन इंसाफ कहाँ से मिलेगा? वो कहते हैं कि अगर यहाँ से इंसाफ नहीं मिला तो कोर्ट का रुख करेंगे। कोर्ट में लंबी लंबी तारीखों की दौड़ होगी, बहुत सारा वक्त लगेगा, बहुत सारा पैसा जाएगा, लेकिन सवाल वहीं खड़ा होगा कि क्या इन भ्रष्टाचारियों के खिलाफ कार्रवाई होगी? वरुण सुकंद जो एक समाज सेवी हैं, बाबा राम केवल जो एक अनशनकारी हैं, ये पैसा इस भ्रष्टाचार को रोकने के लिए क्यों खर्चेंगे? कहाँ से इनके पास ये पैसा आएगा? कैसे इस लड़ाई को ये लड़ेंगे? लेकिन समाज के लिए, इस फरीदाबाद को बचाने के लिए, इस हरियाणा राज्य को बचाने के लिए, इस भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए इनकी जिद्दोजहद, इनकी जिद, या यूँ कहें कि इनके द्वारा काम किया जाने वाला जो ये एजेंडा है, ये कितना चलेगा? सवाल खड़े होते हैं कि आखिर इतनी बड़ी मांग करने के बाद भी, इतने सारे दस्तावेज देने के बाद भी क्यों सरकार आगे आकर के वरुण सुकंद और बाबा राम केवल का सहयोग करते हुए इनसे दस्तावेज लेकर के इनकी सारी जांच में इनको शामिल करके क्यों न भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई करती है? मैं इस चैनल के माध्यम से भारत सरकार के बड़े अधिकारियों से, बड़े नेताओं से और विशेषकर हरियाणा राज्य के मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी से निवेदन करता हूं कि अगर एक समाज से भी इतनी बड़ी मेहनत करने के बाद, आरटीआई लगाने के बाद, दस्तावेज इकट्ठे करने के बाद, सारे सबूतों के साथ आपको शिकायत देता है, तो आपको भ्रष्टाचार के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। और न कि कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए, बल्कि साथ साथ ऐसे समाज सेवियों का प्रोत्साहन भी करना चाहिए, इनको सम्मानित भी करना चाहिए और इनका मनोबल को बढ़ाना चाहिए, ताकि और भी अगले भ्रष्टाचारों में ये उनके दस्तावेजों को इकट्ठा करने में जी जान से मेहनत करें और ऐसे भ्रष्टाचारों की पोल खोलें, ताकि सरकार का जीरो टॉलरेंस वाला जो वादा है उसमें उनको गति मिले, राज्य के रेवेन्यू को बचाया जा सके, सरकार के रेवेन्यू को बचाया जा सके और भ्रष्टाचारियों को जेल में डाला जा सके। ऐसी ही खबरों के साथ आप जुड़े रहिए हमारे साथ, और भी पड़ताल हम करते रहेंगे ऐसे सबूतों के साथ, ऐसी ही खबरें आप तक पहुंचाते रहेंगे। बने रहिए सत्य ओंकार के साथ, देखते रहिए। अगर रिपोर्ट अच्छी लगी है तो इसे शेयर कर दीजिए। अभी लेते हैं इजाज़त, नमस्कार।